गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर में हमने कोशिका विज्ञान के अंदर कोशिका की विभिन्न खोजों के इतिहास की जो संक्षिप्त जानकारी थी उसको इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ रखा है। इस वीडियो में हम कोशिका सिद्धांत पढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि कोशिका जो होती है वो किसी भी जीव के सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जीव या तो कोशिका का बना होता है या कोशिकीय उत्पादों का बना होता है। तो ये जो सारी बातें जिनको आज हम आम धारणा के रूप में जानते हैं, उनको किस तरीके से कब और कैसे प्रतिपादित किया गया, ये सारी बातें कोशिका सिद्धांत के रूप में जानी जाती है। और कोशिका सिद्धांत की जो सबसे पहली जानकारी जो है कोशिका सिद्धांत के बारे में बताने का कार्य दो वैज्ञानिकों ने किया था। एक बोटेनिस्ट थे और एक जूलॉजिस्ट थे, मैथ्यू जैकब स्लाइडन और थियोडोर स्वान। यानी कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन और स्वान ने किया है, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने 1838 में बताया था और इन्होंने 1839 में बताया था। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन और स्वान ने 1839 में किया था। इन दोनों ने स्टार्टिंग फेज में बताया कि जो भी मैंने बात बताई थी कि कोई भी जीव, चाहे वो पादप है, सूक्ष्म जीव है या फिर कोई जंतु है, सभी जीवों का शरीर या तो कोशिकाओं का बना हुआ होगा या फिर कोशिकाओं के उत्पादों से मिलकर के बना होगा। ठीक है, तो ये कोशिका सिद्धांत की पहली बात थी जो स्लाइडन और स्वान ने बताई थी। इसके बाद में टाइम के कुछ समय पश्चात कोशिका सिद्धांत में कुछ मॉडिफिकेशन हुए, कुछ इसमें अभिवृद्धि की गई। और इस बारे में जो अभिवृद्धि करने वाले वैज्ञानिक थे वो थे रुडोल्फ विर्चॉ। रुडोल्फ विर्चॉ ने एक बात बताई थी, ओमनी सेलुला सेलुली, यानी कि कोई भी कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से बनती है। ये वही एक इम्पॉर्टेंट बात है। रुडोल्फ विर्चॉ ने क्या बताया कि ओमनी सेलुला सेलुली, यानी कि कोई नई कोशिका होती है वो अपने पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से बनती है। और ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी जीव है, जैसे कि मानव को ले लो, सभी जीवों की शुरुआत एक कोशिका से होती है जिसे जाइगोट कहते हैं, युग्मनज। उसी एक कोशिका में बारंबार विभाजन होता है और उन विभाजनों से कोशिकाएं नई कोशिका बनती हैं और इस तरीके से उस जीव के शरीर का विकास यानी कि वृद्धि होती है। यानी कि जो भी नई कोशिका बन रही है वो उससे पहले वाली कोशिका के विभाजन से बनती है। यह इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये वाली जो बात है कि कोशिका में जो विभाजन होता है, तो कोशिका विभाजन की पहली जानकारी 1835 में वॉन मोहल ने दी थी। कोशिका विभाजन की प्रथम जानकारी वॉन मोहल ने 1835 में दी थी। और पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से नई कोशिका बनती है, ये 1846 में प्रदर्शित करने का काम कीनेगेली ने किया। ठीक है ना, कीनेगेली ने 1846 में ये प्रदर्शित किया कि कोई भी नई कोशिका है वो पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। ठीक है, ये रुडोल्फ विर्चॉ ने सबसे फर्स्ट नहीं बताया था, ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ। विभाजन के बारे में पहली जानकारी वॉन मोहल ने 1835 में दी थी और पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से नई कोशिका बनती है, ये जानकारी, इसका प्रदर्शन 1846 में कीनेगेली ने किया था। और कीनेगेली की बात को उन्होंने पुष्ट किया, उनके विचारों की बातों को पुष्ट किया रुडोल्फ विर्चॉ ने, और इन्हीं बातों को एक सिद्धांत के रूप में कोशिका सिद्धांत के साथ में जोड़ने का काम रुडोल्फ विर्चॉ ने किया और ओमनी सेलुला सेलुली कंसेप्ट दिया। ठीक है, तो रुडोल्फ विर्चॉ का काम क्या हो गया, उन्होंने ये जो कि पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से नई कोशिका बनती हैं, इस कंसेप्ट को कोशिका सिद्धांत से जोड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से कोशिका सिद्धांत में अभी तक 3 वैज्ञानिकों का योगदान आपको समझ में आया होगा। सबसे फर्स्ट स्लाइडन स्वान, 2 ये हो गए, और तीसरा है रुडोल्फ विर्चॉ। रुडोल्फ विर्चॉ ने जब इसमें से कुछ रूपांतरण मॉडिफिकेशन किए सेल थ्योरी में, इसके बाद में जो सेल थ्योरी बन के आई उसे मॉडर्न सेल थ्योरी कहते हैं, आधुनिक कोशिका सिद्धांत कहते हैं। और इस आधुनिक कोशिका के सिद्धांत के अनुसार जो प्रमुख अभिगृहित हैं, प्रमुख बातें हैं, वो निम्नानुसार है।
सबसे पहली बात जो कि अपने अभी डिस्कस कर ली है कि कोई भी जीव है, चाहे सूक्ष्म जीव हो, पादप हो या जंतु हो, सभी जीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बनता है या कोशिकीय उत्पादों से बना होता है। ये पहला कंसेप्ट हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हम जानते ही हैं, कोशिका की परिभाषा में भी हमने पढ़ रखा है कि कोशिका क्या है। तो किसी भी जीव के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। कोशिका सजीवों के सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। इसके बाद में कोशिका जो होती है वो सभी जीवों की कोशिकाएं, बेसिकली अगर हम आधारभूत रूप से देखें तो सभी जीवों की कोशिकाएं समान होती है। ठीक है, सभी जीवों की कोशिकाएं आधारभूत रूप से समान होती है। सभी जीवों की कोशिका में जीवद्रव्य होगा, केंद्रक होगा, कोशिकांग होंगे। मतलब यूकैरियोट्स की बात करते हैं, अगर यूकैरियोट नहीं है तो केंद्रक नहीं होगा। फिर प्रोकैरियोट होगा तो प्रोकैरियोट की कोशिका भी एक समान होगी, यूकैरियोट होगा तो यूकैरियोट की कोशिका समान होगी। लेकिन फिर भी ऑल ओवर, चाहे प्रोकैरियोट हो यूकैरियोट हो, कोशिकाओं में बहुत कुछ समानता होती है, बेसिकली रूप से, आधारभूत रूप से। अगली बात है कि सभी कोशिकाओं का जो केमिकल कंपोजिशन होता है, रासायनिक संगठन जो उसमें जीव द्रव्य पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, में विभिन्न प्रकार की कोशिकांग होते हैं। कोशिकांगों के अंदर विभिन्न प्रकार की जो द्रव्य पाए जाते हैं, उन सभी में जो केमिकल कंपोजिशन होता है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, समान होता है, आधारभूत रूप से बेसिकली एक जैसा ही होता है। और उनमें जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं, उपापचयी जो क्रिया होती हैं, वो भी लगभग एक समान होती है। ये हम कोशिका सिद्धांत को पढ़ रहे हैं, इसकी बातें हैं कि सभी जीवों की कोशिकाएं आधारभूत से समान होती है, संरचना में समान होती है, रासायनिक संगठन में समान होती है, उपापचयी क्रिया में समान होती है। लोग एकदम समान होती है ये वाली बात नहीं है, बहुत कुछ उनमें समानता होती है। इसीलिए कोशिकाओं को सजीव की फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं फंक्शनल यूनिट? क्योंकि उनमें जो बेसिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है वो सिमिलर होती है। इसके बाद अभी हमने रुडोल्फ विर्चोव वाली बात पढ़ी थी कि भाई कोई नई कोशिका होती है वो किससे बनती है? पहले वाली यानी कि मौजूद जो कोशिका होती है, पूर्ववर्ती कोशिका होती है, उसके विभाजन से बनती है। इसके बाद में सभी कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ होता है। अगर यूकैरियोटिक कोशिका है तो उसमें केंद्रक होगा और केंद्रक के अंदर फिर डीएनए, आरएनए जो भी जेनेटिक मटेरियल के रूप में होगा, डीएनए जेनेटिक मटेरियल। और अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो उसमें जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए, आरएनए जो भी हो वो स्वतंत्र रूप से होता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। मोस्टली जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए ही होता है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में वायरस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित होते हैं और यही आनुवंशिक पदार्थ जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सेल होती है वो हेरिडिटी की भी यूनिट है। ठीक है ना, हेरिडिटी में अगर हम देखते हैं, जब हम वंशागति देखते हैं, वंशागति का मतलब एक पीढ़ी से लक्षणों का दूसरी पीढ़ी में जाना, तो ये लक्षण जो होते हैं वो केंद्र में गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र में डीएनए होते हैं, डीएनए में जीन होते हैं। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि सेल जो होती है वो वंशागति की इकाई के रूप में होती है। बाद में उसमें और फिर खोजें होती गई, फिर केंद्र, फिर गुणसूत्र, फिर डीएनए, फिर जीन, इस तरीके से नई नई बातें इसमें आती गई। लेकिन सुपरफिशियली हम कह सकते हैं कि सेल जो होती है वो वंशागति की इकाई है। कुछ एक्सेप्शन भी हैं, कुछ अपवाद हैं कोशिका सिद्धांत की, क्योंकि हमने जो बातें अभी पढ़ी है, जो अभिकृत हमने अभी देखे हैं कि कोई भी जीव या तो कोशिका का बना होगा या कोशिकीय उत्पादों का बना होगा, है ना। कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। ये सारी जो बातें हमने पढ़ी हैं, इन बातों में कहीं कहीं कुछ कुछ अपवाद भी हैं। जैसे विषाणु यानी कि वायरस जो होता है, उनके शरीर में कोई कोशिका नहीं होती, यानी उनका शरीर जो होता है वो अकोशिकीय होता है, एसेलुलर होता है, उनमें कोई कोशिका नहीं होती है। उनमें केवल न्यूक्लिक अम्ल होता है, डीएनए या फिर आरएनए, दोनों में से कोई एक न्यूक्लिक अम्ल होगा और प्रोटीन का एक खोल होगा, कैप्सूल होगा, आवरण होगा। तो इस तरीके से वायरस सेललेस, कोशिका रहित प्राणी, कोशिका रहित जीव है। तो इसलिए ये कोशिकीय सिद्धांत को नहीं मानते और कोशिकीय सिद्धांत के लिए अपवाद है। इसी तरीके से वायरस से भी अगर छोटी यूनिट हम देखें, वायरॉइड्स, तो वायरॉइड जो होते हैं वो केवल आरएनए कणों से मिलकर बनते हैं, इनमें भी कोई कोशिका नहीं होती, ये भी एक कोशिकीय संरचनाएं हैं, तो इसलिए इनमें भी कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। प्रियॉन्स
ये भी विषाणु से छोटी एक स्ट्रक्चर होती है ना। इनमें भी कोई कोशिका नहीं होती है, इनमें न्यूक्लिक अम्ल भी नहीं होता है, इनमें केवल प्रोटीन होता है। तो ये जो 3 स्ट्रक्चर मैंने बताई है ना भी, इन तीनों में, वायरस में, वायरॉइड्स में, प्रियन में, तीनों में कोशिका नहीं होती, इसलिए ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। एक क्लियर बात हो गई। वायरस में क्या चीज़ होती है? न्यूक्लिक अम्ल, या तो डीएनए या आरएनए प्लस प्रोटीन। वायरॉइड में क्या होती है? केवल आरएनए कण। और प्रियन में केवल प्रोटीन, नो न्यूक्लिक एसिड, इसमें कोई न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है। अच्छा, ये अपवाद क्यों है? क्योंकि इनमें कोशिका है ही नहीं, इसलिए कोशिका सिद्धांत लागू ही नहीं होगा। इनमें कोशिका झिल्ली नहीं होगी, जीवद्रव्य नहीं होंगी, कोशिकांग नहीं होंगी, कोशिकीय अवयव जो सेल कंपोनेंट होते हैं वो भी नहीं होंगे, है ना। और डीएनए आरएनए दोनों में से कोई एक उपस्थित होगा, ठीक है। इसके बाद में इनमें विभाजन की क्षमता सेल्फ नहीं पाई जाती है। ये तभी विभाजन कर सकते हैं, वायरस की बात कर रहा हूँ, वायरस तभी विभाजन कर सकते हैं जब किसी लाइव होस्ट यानी कि जीवित परपोषी के कांटेक्ट में हो, तभी ही ये विभाजन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कोशिकीय सिद्धांत के अपवाद हो गए, ठीक है। ये एक छोटा वीडियो है, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, फिर इसके अगले वीडियो में हम यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंसेस है, ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।